नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी मददगार साबित होंगे। चाहे आप किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा देने जा रहे हो या फिर अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र या फिर व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि इन्हीं तथ्यों में से, इन्हीं प्रश्नों में से परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि एक प्रश्नों को बार के तथ्यों की रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना है ताकि परीक्षा में आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाओ। सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। प्रैक्टिस सेट हमारा 10 चला हुआ है जिसमें हम 30 प्रश्नों को पहले कर चुके हैं। जिसने भी अभी तक जो है पीछे की वीडियोस नहीं देखी है, पीछे की वीडियो आप देखते हुए चलो ताकि आपके तथ्यों की बार बार रिवीजन हो सके। तो देखते हैं, शुरुआत कर लेते हैं, अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 में पूछा गया है, औचित्य संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आप सभी को पता है क्षेमेंद्र जी माने जाते हैं। औचित्य संप्रदाय के संस्थापक इन्होंने कहा है, चित्त का भाव ही क्या है? काव्य की आत्मा। इन्होंने जो है औचित्य संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। उचित का भाव ही काव्य की आत्मा इन्होंने बताया है क्षेमेंद्र जी ने। औचित्य विचार चर्चा नामक जो है वो कथन भी इनके द्वारा लिखा गया है, तो ध्यान रखना है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है औचित्य विचार चर्चा किसके द्वारा जो है लिखा गया है या फिर कहा गया है, एक पंक्ति किसकी है, तो कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना है, औचित्य विचार चर्चा, उचित का भाव ही काव्य की आत्मा है, ये माना है क्षेमेंद्र जी ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? विश्वनाथ की, मम्मट की, दंडी की या राजशेखर की? तो काव्य प्रकाश जो आपको पता है बार बार परीक्षा में आने वाली रचना है, ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो मम्मट जी की रचना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने काव्य प्रकाश में कितने उल्लासों का वर्णन किया है? 10 उल्लासों को। उल्लास, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा माटी की मूर्ति रेखा चित्र के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, रामवरक्स बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी या सेठ गोविंद दास? तो माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? कई बार ये भी पूछ लिया जाता है परीक्षा में, तो ध्यान रखना है। विधा पूछी जाए तो ये एक रेखा चित्र है, माटी की मूर्ति। ये रेखा चित्र किसका है माटी की मूर्ति? तो आंसर हो जाएगा हमारा रामवरक्स बेनीपुरी। रामवरक्स बेनीपुरी की इम्पोर्टेंट रचना है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं, रामवरक्स बेनीपुरी को किस नाम से और जाना जाता है? शब्दों का जादूगर। शब्दों का जादूगर किसे कहा जाता है? पूछ लिया जाता है, तो रामवरक्स बेनीपुरी को। माटी की मूर्ति के अगर प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिया जाए तो 1946। इसमें जो है ग्रामीण परिवेश का वर्णन किया है, लगभग लगभग 12 पात्रों का इसमें चित्रण हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में संस्मरण विधा का प्रवर्तक किस पुस्तक में मिलता है? पद्मपराग में मिलता है, स्मृति की रेखाएं, बोलती प्रतिमा या पुरानी स्मृतियां? तो सही आंसर क्या होगा? पद्मपराग। पद्मपराग जो है पद्मपराग जो है संस्मरण विधा की रचना है, और ये किसकी है? पद्मपराग नामक 1929 में प्रकाशित हिंदी की प्रथम संस्मरणात्मक जो है रचना मानी जाती है, और ये पदम सिंह शर्मा द्वारा कृत है। तो ध्यान रखना है, रचनाकार कौन है? पदम सिंह शर्मा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 35। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित सरयू पार की यात्रा की किस विधा की रचना है? तो सरयू पार की यात्रा नामक जो रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखी गई, एक रिपोर्टराज है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है या फिर डाय। तो ध्यान रखना है, ये एक यात्रा वृत्तांत है। सरयू पार की यात्रा या फिर जो है एक रचना और काफी प्रसिद्ध है इनकी, यात्रा वृत्तांत से संबंधित ही। एक सेकंड भाई, पेंसिल नहीं चल रही, पता नहीं क्या हो गया। चलो देखते हैं।
एक रचना और ध्यान रखनी है इनकी, लखनऊ की यात्रा। लखनऊ की यात्रा, ये दोनों ही यात्रा वृत्तांत संबंधी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 36 पूछा गया है, रिपोर्तराज मूलतः किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का, जर्मन भाषा का, फ्रांसीसी भाषा का या रूसी भाषा का? रिपोर्तराज जो है मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी भाषा का। रिपोर्तराज जो है फ्रांसीसी भाषा का या फ्रेंच भाषा का शब्द है। और रिपोर्तराज का मतलब क्या होता है कि किसी घटना का अपनी आंखों देखा सजीव वर्णन करना ही रिपोर्तराज कहलाता है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरी के पन्ने किसकी प्रसिद्ध रचना है? घनश्याम बिड़ला की, सुंदर लाल की, नरदेव शास्त्री की या धीरेन्द्र शर्मा की? तो डायरी के पन्ने नामक जो रचना है ये घनश्याम दास बिड़ला जी की है। उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला की प्रसिद्ध डायरी विधा की रचना है डायरी के पन्ने, तो ये ध्यान रखना है, ये इनकी डायरी विधा की रचना है। और घनश्याम बिड़ला की जीवनी भी पूछ ली जाती है, बापू नाम से जीवनी इन्होंने लिखी है महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित, तो ये भी बार बार पूछी जाती है, परीक्षा में इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं परिमल काव्य संग्रह किसका है? निराला का, पंत का, प्रसाद का या महादेवी का? परिमल जो काव्य संग्रह है हमारा वो निराला जी का है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 39, गबन उपन्यास के नायक का नाम क्या है? होरी, गोबर, रामनाथ या घीसू? तो गबन उपन्यास का जो नायक है वो रामनाथ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गबन उपन्यास के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? जैसे कि रमानाथ, सॉरी भाई रामनाथ नहीं है, ये रमानाथ है, रमानाथ, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो ध्यान रखना है, रमानाथ। आगे बढ़ते हैं, रमानाथ रमा इनका उपनाम है, तो ध्यान रखना है। उपन्यास का मुख्य पुरुष पात्र है ये, इन उपन्यास का नायक है, यह एक कमजोर इच्छा शक्ति वाला कर्क जो अपनी पत्नी के आभूषणों की चाहत को दिखावे में फंसकर अपराध कर बैठता है। जलपा उपन्यास की नायिका है, रमानाथ की पत्नी है, और शुरुआत में उसे गहने पहनने का बहुत शौक होता है, लेकिन बाद में एक समझदार और त्यागी स्त्री के रूप में वे उभर कर आती है उपन्यास में, तो ध्यान रखना है। अन्य पात्र भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे देवी दीन एक सीधा साधा देशभक्त और ईमानदार व्यक्ति जो रमानाथ की मदद करता है। रतन जो है जालपा की सहेली और वकील इंद्र भूषण की पत्नी है, रतन यहाँ पे है भाई रतन। तो रतन कौन है? जालपा की सहेली और वकील इंद्र भूषण की पत्नी। जोरा है कोलकाता की एक संवेदनशील तवायफ। परिवार और अन्य पात्र में दयानाथ रमानाथ के पिता, दीनदयाल जालपा के पिता और एक जमींदार के मुख्तार, और मान की जो है जालपा की माँ है। जग्गू और रामेश्वरी उपन्यास की अन्य महत्वपूर्ण स्त्री पात्र रही है। तो जितने भी गबन उपन्यास में पात्र है तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी पात्र का नाम दे दिया जाएगा और ये पूछ लेते हैं इनमें से जो है गबन उपन्यास का पात्र कौन है कौन नहीं, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अलंकारों का युग किस काल को कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, आदिकाल को भी नहीं, भक्ति काल को नहीं, रीति काल को नहीं। अधिकतर अलंकारों का प्रयोग हमें रीतिकाल में देखने को मिला है, तो रीतिकाल को अलंकारों का युग कहा जाता है। इस काल में कवियों ने अपनी रचनाओं में अलंकार का अत्यधिक प्रयोग किया और जो है इसीलिए इस युग को अलंकारों का युग के नाम से भी जाना जाता है। अलंकार जो है रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले विद्वान कौन थे? तो ध्यान रखना है, श्रृंगार काल कहा है रीतिकाल को विश्वनाथ ने। श्रृंगार, सॉरी भाई बिठाएंगे, श्रृंगार काल किसने कहा है रीतिकाल को? विश्वनाथ जी ने, तो ध्यान रखना है। और अलंकारों का काल
कहा जाता है रीतिकाल को, इसलिए अलंकृत काल किसने कहा है रीतिकाल को? रीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान कौन है? मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने जो है रीतिकाल को क्या नाम दिया है? अलंकृत काल। आगे बढ़ते हैं। त्रिलोचन ने अंधकार काल कहा है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार रीतिकाल को अलग अलग नाम दिए गए हैं। रीतिकाल कहने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया है? क्योंकि इन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर नाम दिया है, रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? आपको पता ही है, चंद बरदाई। चंद बरदाई किस शासक के दरबारी कवि रहे थे? पृथ्वीराज चौहान के, जयचंद के, भीमदेव के या चंद्रगुप्त के? तो सही आंसर है हमारा पृथ्वीराज चौहान के। उसके अलावा चंद बरदाई के जन्म की बात करें तो 1149, मृत्यु 1200 ईस्वी। हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि तथा पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी रहे हैं चंद्र बरदाई। रचना लिखी है पृथ्वीराज रासो, महाकाव्य। आगे बढ़ते हैं। कवितावली और गीतावली किसकी रचनाएं हैं? तो काफी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं तुलसीदास जी की कवितावली और गीतावली। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजपुर में 13 अगस्त 1532 ईस्वी में हुआ। निधन हुआ 31 जुलाई 1623 में। रचना रही इनकी रामलला नछु, हनुमान चालीसा, गीतावली, साहित्य रतन, तुलसी सतसई, गीत और जो है कृष्ण गीतावली भी इनकी रचना है, काफी बार पूछी जाती है। बरवे रामायण, पार्वती मंगल, दोहावली आदि इनकी रचनाएं हैं। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो भीष्म साहनी जी की कहानी है ये चीफ की दावत। भीष्म साहनी जी का जन्म 8 अगस्त 1915 में, मृत्यु 11 जुलाई 2003 में दिल्ली में हुई। प्रसिद्ध लेखक रहे हैं भीष्म साहनी जी और प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माने जाते हैं। ये प्रेमचंद की परंपरा के लेखक रहे हैं भीष्म साहनी। उन्हें कई पुरस्कार व सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। 1998 में भारत सरकार से इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भीष्म साहनी जी की प्रमुख रचनाएं कहानी संग्रह, भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, वांगचू, शोभा यात्रा और निशाचर, मेरी प्रिय कहानियां भी इन्हीं की रचना है। और चीफ की दावत तो है ही इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भीष्म साहनी जी के झरोखे, कड़िया, तमस, नीलो नीलिमा नीलोफर इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। माया दास की माड़ी आदि जो है इनकी उपन्यास है। नाटक हानुश, कबीरा खाड़ा बाजार में, माधवी, कुलेल का खेल, मुआवजे। यानी कि कहने का मतलब ये है सभी की सभी रचनाएं काफी इंपॉर्टेंट रही है भीष्म साहनी की और परीक्षाओं में एक रचना अवश्य ही पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखना है, सभी रचनाओं को रिवीजन करना है। तो आगे बढ़ते हैं। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण और संधि दोनों नामों से जो है संबोधित किया है, बताया है कि चारण काल और संधि काल आदिकाल को इन्होंने दो भागों में बांटा है। आगे बढ़ते हैं। चारण काल और संधि काल कहने वाले आदिकाल को विद्वान हुए हैं राम कुमार वर्मा। चारण काल कहा है केवल जॉर्ज ग्रियर्सन ने। वीर गाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांस्कृत्यायन ने। बीज वपन काल कहा है आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45। ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो अभी हमने देखा है आंसर चारण काल। ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। बीज वपन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त ने दिया है। तो इस तरह आपको बार बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते रहना है ताकि परीक्षा में आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाओ। निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम है जो सो हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो सो जिसकी उसकी, ये जो है हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा
कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं धार्मिक कैसा पद है? तो धार्मिक एक विशेषण पद है, धर्म से बना है धार्मिक। आगे बढ़ते हैं, विशेषण शब्द कौन सा है इनमें से? अनुशासन, शासन, अनुशंसा, अनुशासित। तो अनुशासित जो शब्द है इनमें से विशेषण है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा आज का अंतिम प्रश्न। तो देखते हैं, निम्न में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो अरविंद कमल का पर्यायवाची है, सतजल भी कमल का ही पर्यायवाची है, सरसिज भी कमल का पर्यायवाची है, लेकिन अम्लीय जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। अम्लीय का मतलब होता है अमृत, तो ध्यान रखना है, ये अमृत का पर्यायवाची है, अमृत। या फिर आप जो है पीयूष भी कह सकते हो, अम्लीय के पर्यायवाची पीयूष, सोम, अमी, जीवनोदक, सुधा और अमृत जो है अम्लीय के पर्यायवाची है। कमल के पर्यायवाची और अन्य पर्यायवाची कंज भी कह सकते हो, राजीव, अरविंद, सतदल, अम्बुज, उत्पल, सरसिज, नलिन। नलिन भी कमल का ही जो है पर्यायवाची है। इसके साथ ही आप पुष्कर भी कमल का पर्यायवाची लिख सकते हो, पुंडरीक भी कमल का ही पर्यायवाची है। इस तरह जो है पर्यायवाची शब्दों से भी काफी सारे प्रश्न परीक्षाओं में हमें देखने को मिलते हैं। साथ साथ भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र व हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को करते हुए लेते हुए हम अपनी सीरीज को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक यू।